Yes, so good morning everyone. Today we are going to start our new topic, that is the circle of justice. उससे पहले भी आप डिस्कस्ड अबाउट द दिल्ली सुल्तान का बैकग्राउंड, है ना, कि दिल्ली सुल्तान कौन होते हैं। जो फॉरेन रूलर्स होते हैं उनको हम दिल्ली सुल्तान बोलते हैं। देन हमने कुछ रूलर्स पढ़े थे जिन्होंने दिल्ली पे जो है रूल किया था, राज किया था। तो उसमें हमने बहुत सारी टाइप्स की डायनेस्टी पढ़ी थी। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि जो सबसे फर्स्ट जो रूल होता है, यानी कि जो दिल्ली की जो कैपिटल बनना स्टार्ट होती है वो किसके अंडर में होती है, दैट इज अंडर दी राजपूत डायनेस्टी। यानी कि जो तुम्हारा राजपूत है वो ये सब जो है दिल्ली को एक स्टेट कैपिटल बनाना स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा था चौहान आ गए थे। देन चौहान यानी कि पृथ्वीराज चौहान 3 जब आए थे तो उनको जो है बैटल, यानी कि उनके अगेंस्ट में कौन थे, मोहम्मद गौरी खड़े थे। तो उन्होंने 1192 में जो वापस से बैटल हुआ था उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान को, यानी कि पृथ्वीराज 3 को हरा दिया था। उसके बाद जो वो दिल्ली का जो भी पूरा जो एम्पायर है, जो भी उनका किंगडम है, वो किसके अंडर में चला गया था, मोहम्मद गौरी के अंडर में चला गया था। देन मोहम्मद गौरी के बाद जो है अर्ली टर्किश रूलर्स, यानी कि कौन सी डायनेस्टी आई थी, अर्ली टर्किश रूलर भी कह सकते हो आप, या उसको स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो कि स्लेव डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज अर्ली टर्किश रूलर्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था खलजी डायनेस्टी आई थी। खलजी डायनेस्टी में भी 2 रूलर्स ने रूल किया था, जो मैंने आपको बताया था, जलालुद्दीन खलजी एंड अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, देन उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई थी। देन सैयद डायनेस्टी, एंड जो लास्ट डायनेस्टी थी दैट इज द लोधी डायनेस्टी। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि कुछ जो सोर्सेज हमें मिले थे उस टाइम के, है ना, यानी कि दिल्ली सुल्तान यानी कि दिल्ली रूलर्स के बारे में जानने पे हमें कुछ सोर्सेज मिले थे। तो वो हमें कैसे पता चला था उन लोगों के बारे में, तो ये कुछ सोर्सेज थे, कुछ फाइंडिंग्स थी, जैसे हमने इंस्क्रिप्शन पॉइंट्स और इन सब चीजों से हमें पता चला था। प्लस हमें एक और वेरी सोर्सफुल इंफॉर्मेशन भी, मतलब एक सोर्सफुल जो एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल जो सोर्स मिला था, दैट इज जो जिसको क्या बोला जाता है, तारीख और त्वारीख, यानी कि एक बुक मिली थी हमें उस टाइम के पीरियड की। ठीक है, जिसमें हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिला। तो ये जो बुक है, दिस वाज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि जो ये जो बुक्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो दैट इज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। फिर मैंने आपको बताया था कि सेम जैसे मेन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी एक पेपर पे, वैसे ही जो है ये त्वारीख भी लिखी जाती है। तो अब ये प्रोसेस बताया है त्वारीख का या मैन्यूस्क्रिप्ट का, कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट अगर लिखनी होती है, बनाना होता है उसको, तो कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं पेपर। ठीक है, पेपर बनाते हैं, देन उसके ऊपर लिखते हैं टेक्स्ट। फिर जिन टेक्स्ट को उनको हाईलाइट करना होता है, आज के टाइम पे तो क्या है, हमारे पास हाइलाइटर्स वगैरह हैं या कलरफुल पेन्स वगैरह हैं, तो उनसे हम इजीली हाईलाइट कर लेते हैं, है ना। बट पहले के टाइम में वो कैसे हाईलाइट करते थे, ये सब चीजें उनके पास नहीं थी, तो वो गोल्ड की इंक से जो है चीजों को हाईलाइट करते थे, वर्ड्स को, पैसेजेस को। ठीक है, यानी कि गोल्ड को मेल्ट करते थे वो, और उसकी इंक बनाते थे, और उस इंक को, वो गोल्ड की इंक को यूज करते थे फॉर दी हाईलाइटिंग पर्पस। देन उसकी जो पूरे बुक्स, जो पूरे पेजेस वगैरह पे वो लिखते थे, देन उसको एक साथ जो है वो बाइंडिंग करते थे, है ना। उसको एक जो है अच्छे से बुक में, बुक का मतलब पूरा प्रोसेस जैसे होता है, जैसे हम अपनी बुक्स को बाइंडिंग वगैरह करवाते हैं, है ना, पेजेस को सारा मर्ज करके, उन्होंने भी क्या करते थे, फिर लास्ट में उसकी बाइंडिंग करते थे। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो हमें सोर्सेस मिले हैं, या ये जो बुक्स हमें मिली है, ये कौन से लोग लिखते हैं, जो लर्न मैन होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, तो इसी में ही एक हमारा टॉपिक आता है, द सर्कल ऑफ जस्टिस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सर्कल ऑफ जस्टिस है क्या। ठीक है, अब ये उस टाइम पीरियड की बात है, मतलब लाइक ये दिल्ली सुल्तान के पीरियड की बात है, जब फॉरेन रूलर्स ने आना शुरू कर दिया था इंडिया में। ठीक है, अब जो दिल्ली सुल्तान थे, आपको पता होना चाहिए, वो इंडियंस नहीं थे, वो बाहर से आए थे। तो वो यहाँ पे क्यों आए थे, बिकॉज वो यहाँ पे जो है कब्जा करना चाहते थे, अपना यहाँ पे एक्सपेंशन करना चाहते थे अपने किंगडम का। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम ये अज्यूम किया जाता था कि यहाँ जो बाहर से, यानी कि जो फॉरेन रूलर्स आ रहे हैं, उनका काम क्या है, सिर्फ यहाँ पे आके चीजों को एक्सप्लॉइट करना है, इंडिया की चीजों को खत्म करने का रहेगा। ठीक है, वो सब यहाँ पे खराब करके जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, नो डाउट उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लॉयटेशन भी किया, बहुत कुछ चीजें खराब भी करी, लेकिन इसी बीच में उन्होंने कुछ आइडियाज दिए हमको।
कुछ डेवलपमेंट के आइडियाज दिए, जैसे द सर्कल ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो आइडिया, ठीक है, ये डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ आइडिया दिया था, तो एक आइडिया उन्होंने द सर्कल ऑफ जस्टिस नाम का भी दिया। अभी द सर्कल ऑफ जस्टिस के नाम में क्या आइडिया, मतलब इस आइडिया में क्या था ऐसा, ठीक है, तो ये आइडिया दिया किसने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फक्र ई मुदाबिर, ठीक है, फक्र ई मुदाबिर रोड इन दी 13th सेंचुरी, उन्होंने 13th सेंचुरी में लिखा था। तो ये 13th सेंचुरी जो मोहम्मद गौरी के डायनेस्टी के टाइम की है, ठीक है, जब मोहम्मद गौरी आए थे, है ना, उस टाइम की बात है, ठीक है। फकीर मोहम्मद जो है वो क्या करते थे, बुक लिखा करते थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सर्कल ऑफ जस्टिस का भी आइडिया दिया, उन्होंने उसकी भी बात करी। अब वो सर्कल ऑफ जस्टिस क्या होता है इस आइडिया में, तो इसमें उन्होंने डेवलपमेंट का बताया है, ठीक है। अब डेवलपमेंट का कैसे बताया है, किससे डेवलपमेंट होगा, क्यों होगा, किस लिए करना चाहिए, क्या जरूरत है डेवलपमेंट की, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट ये की, इसमें ये बताया कि एक जो रूलर है, ठीक है, उसको अपने जो बाकी के जो लोग हैं, है ना, बाकी के जो पीजेंट्स हैं, जो उनके किंगडम में जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, यानी कि उनकी जो प्रजा है, ठीक है, उनके अगेंस्ट उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। अब एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ आपको लाइंस बताई है कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। हमने पढ़ा था कि अब जो परमानेंट जब किंग आ गए थे तो उनके लिए जरूरी था कि वो अपने अंडर में एक आर्मी रखते थे, है ना, प्लस जो आर्मी मेंटेन करते थे, तो आर्मी मेंटेन करने के लिए उनको क्या चाहिए होता था, उनको सैलरी पे करना होता था। यानी कि अब जो किंग है वो पूरा किस पे डिपेंड रहता था, सोल्जर्स के ऊपर, है ना, क्योंकि अभी कभी भी कोई भी बैटल हो सकता था, तो उसके पास क्या होता है, एक अपना आर्मी होनी चाहिए, उसके सोल्जर्स होने चाहिए जो उनके किंगडम को प्लस किंग को जो है बचा सके, ठीक है, जो सामने दुश्मनों के अगेंस्ट लड़ सके, बैटल कर सके। तो अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सैलरी, ऑब्वियसली। अब रीजन इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया था तो उनको संभालने की जरूरत थी, तो अब वो कौन संभाल सकता था, सोल्जर्स की हेल्प से ही ये सब हो सकता था। अब सोल्जर्स जो है राजा के लिए फ्री में तो काम करेंगे नहीं, है ना, ऐसे ही तो कोई काम करेगा नहीं राजा के लिए या फ्री में, तो अब उनको क्या होता था, कुछ तो चाहिए होगा, उनको कुछ तो सर्वाइव करने के लिए सोल्जर्स को भी कुछ तो चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, सैलरी, फिर उनको क्या होता है, सैलरी दी जाती है। सैलरी किस लिए दी जाती है, क्योंकि उनका वर्क जो होता है राजा को प्रोटेक्ट करना, किंग को प्रोटेक्ट करना होता है, तो इसके अगेंस्ट उनको क्या होती है, सैलरी पे करी जाती है, यानी कि वो जो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उनको कुछ दिया जाता है, तो दैट मीन्स उनको एक सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो अब राजा के पास इतनी इनकम आएगी कहाँ से, है ना, ऑब्वियसली अब राजा तो कुछ काम करता है नहीं, ठीक है, तो राजा को कहीं ना कहीं से तो इनकम चाहिए ना, तो अब वो इनकम कहाँ से लेकर आएगा, सो सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है, जो ये जो सैलरी है वो एज अ टैक्स के फॉर्म में, या हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो अपने रिसोर्सेज है रेवेन्यू एज अ टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट करता है, किन से, पीजेंट से, फार्मर से, है ना। तो जब वो टैक्स कलेक्ट करता है तो उसके पास वो टैक्स आ जाता है एंड वो क्या करता है, सैलरी पे कर देता है सोल्जर्स को। तो अब जो पीजेंट है, तो पीजेंट भी कब जो है रेवेन्यू या कब जो है टैक्स पे करेगा, जब वो खुश और प्रॉस्परस होगा, यानी कि जब वो बहुत प्रॉस्परस एंड हैप्पी होगा, तभी जो है वो जो है टैक्स पे कर पाएगा। अगर पीजेंट हैप्पी और प्रॉस्परस नहीं होगा, प्रॉस्परस एंड हैप्पी कैसे, ऐसे नहीं कि वो खुश नहीं रहेगा तो राजा को पे नहीं करेगा, नहीं, प्रॉस्परस एंड हैप्पी वो इस तरीके से रहेगा कि अगर किंग उनकी बात सुन रहा है, उनको जस्टिस दे रहा है, जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और जो उनकी प्रजा है या वहाँ के जो लोग हैं वो उनसे खुश हैं, है ना, अगर वो अपने जो किंग के वर्क से खुश हैं, हैप्पी हैं, प्रॉस्पर हैं, ठीक है, और मतलब उनका जो जो किंग जो रूल कर रहा है, जो गवर्नेंस कर रहा है, वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सच्चाई के साथ कर रहा है, तो इससे क्या है, उनके वहां के लोग हैप्पी है, उनकी जो प्रजा है वो खुश है, तो वो खुश होके उनको ये लगता है कि भाई अगर राजा हमारी इतनी सुन रहा है तो हमें भी उनको जो टैक्सेस है वो टाइमली पे कर देना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, जो पीजेंट्स हैं जब प्रॉस्पेरस यानी कि खुश होंगे और अपने राजा के गवर्नेंस से, उसके जस्टिस से, तो वो क्या करेंगे, राजा को अच्छे से टैक्सेस पे करेंगे। तो ये सब सर्कल ऑफ जस्टिस इज लाइक कि सब ये पूरा सर्कल है, ठीक है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी कि यहाँ से सोल्जर की सैलरी, तो उनकी सैलरी कहाँ से आएगी, पीजेंट से,
है ना। अब पीजेंट भी पीजेंट अगर खुश नहीं होगा तो वो क्या करेगा, राजा को टैक्स नहीं पे करेगा, वो ये देखेगा कि भाई किंग तो बायस्ड है, वो कुछ करता ही नहीं है ना, तो हम तो उसको कुछ नहीं करेंगे, हम तो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, हम उसको कुछ नहीं पे करने वाले। तो ये पूरा सर्कल है, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। सोल्जर की जो अगर किंग उनको खुश रखेगा पीजेंट्स को, तो पीजेंट्स उसको टैक्स पे करेगा, अगर टैक्स पे करेगा तभी जाके सोल्जर्स को सैलरी मिलेगी, सोल्जर्स को सैलरी मिलेगी तभी वो राजा को प्रोटेक्ट करेंगे। सो ये एक पूरा सर्कल है, ठीक है। कि अगर एक जना, स्टार्टिंग किससे हो रही है, किंग से हो रही है, मेन वर्क किंग का हो रहा है कि उसको जस्टिस देना है, गवर्नेंस देना है, देन उससे जो है पीजेंट्स हैप्पी होंगे, उनको रेवेन्यू देंगे, रेवेन्यू से क्या होगा, सोल्जर्स को सैलरी मिलेगी, सोल्जर्स को सैलरी मिलेगी तो वो राजा का जो है ध्यान रखेंगे या उनके साथ होंगे, है ना। तो ये सब एक पूरा सर्कल है जिसमें सारी चीजें लिंक्ड है एक दूसरे से। तो इसलिए जो है सर्कल ऑफ जस्टिस का एक आइडिया दिया गया है, बताया गया है, ठीक है, कि कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करेगी राजा को। तो ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों का आइडिया किंग को कहीं ना कहीं होना चाहिए कि अगर आप उनके साथ अच्छे हो तो वो भी आपके साथ अच्छे हैं, तो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो भी अच्छी ही होगी। तो ये एक आइडिया था जो कि डेवलपमेंट, उस टाइम के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आया था किंग को। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सर्कल ऑफ जस्टिस, कि कैसे पूरा सर्कल चल रहा है, एक राजा का जो एटीट्यूड है, किंग का जो एटीट्यूड है वो कैसा रहना चाहिए वहां के लोगों के लिए, ठीक है। सो सर्कल ऑफ जस्टिस में इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। उससे पहले हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं, है ना, कि सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर जो रजिया थी वो फीमेल रूलर थी उस टाइम की, जो कि 4 इयर्स तक उन्होंने रूल किया था। तो एक क्रॉनिकल यानी कि एक हिस्टोरियन थे उस टाइम के, मिनाज शिरा, जो काफी फेमस हिस्टोरियन थे, उनका ये कहना था कि वो क्वालिफाइड तो हैं, एबल भी हैं, ठीक है, बट वो क्या है, एक फीमेल है, वो एक लड़की है, तो एज अ क्वीन एक रूलर को रखना हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था, मेल का ज्यादा डोमिनेशन था, है ना, फीमेल को वो जो है कम मानते थे उस टाइम में, तो जेंडर डिस्टिंक्शन चलता था वहां पे, ठीक है। बट फिर भी सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर है वो 4 इयर्स तक जो है रही थी रूलर। उसके बाद उन्होंने और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे एक रुद्रमा देवी है एंड एक दीदा है, ठीक है, इन्होंने कुछ और फीमेल रूलर्स के जो है एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ठीक है। अब गैरिसन टाउन क्या होता है और गैरिसन टाउन से एम्पायर बना तो कैसे बना, ठीक है। सबसे पहले तो गैरिसन टाउन होता क्या है, तो गैरिसन टाउन वो होता है एन एरिया which was highly fortified and soldier used to live there, ठीक है। एक ऐसा एरिया, जैसे ये आपका मानो दिल्ली है, ठीक है, इसके आसपास क्या कर दिया गया, फोर्टिफाइड कर दिया गया, किलाबंदी कर दी गई, ठीक है। यानी कि इसी जगह पे, ये जो दिल्ली है, ये इतना जो आपका पोर्शन है, इसी के अंदर ही आपके लोग रहते हैं, किंग रहता है, रूलर रहता है, उनकी फैमिली रहती है, आपके आर्मी के लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप फोर्टिफाइड, अब गैरिसन टाउन इज लाइक कि आप एक किले के अंदर रह रहे हो, ठीक है, जो कि चारों तरफ से बंद है, उसी के अंदर ही आपके लोग रह रहे हैं, सारे सोल्जर्स रह रहे हैं, उसी के अंदर आपका मार्केट है, ठीक है। सो गैरिसन टाउन इज एन एरिया विच वाज हाईली फोर्टिफाइड, जिसको अच्छे से चारों तरफ से बहुत अच्छे से, जिसकी किलाबंदी कर दी गई हो और सोल्जर्स भी जो है उसी के अंदर रह रहे हैं। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो उसमें एक रणवीर सिंह का ऐसा एक सीन आता है गैरिसन टाउन वाला, तो जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अलाउद्दीन खलजी वाला, है ना। तो आप लोग जिसने नई मूवी देखी है वो देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि गैरिसन टाउन एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। ऐसी प्लेस और ऐसा एरिया, ठीक है, जिसके आसपास जो है किलाबंदी कर दी गई हो और उसके अंदर जो है आपका कौन रह रहा है, रूलर रह रहा है, उसकी फैमिली रह रही है और उसके सोल्जर्स रह रहे हैं, प्लस मार्केट वगैरह भी जो है वो सब उसी के अंदर ही है, किलाबंदी, है ना, उसी के अंदर ही आपका सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ठीक है,
सो अ गैरिसन टाउन विच इज हाईली फोर्टिफाइड, जो बहुत अच्छे से फोर्टिफाइड हुआ हुआ हो, एंड उसके अंदर कौन रहते हैं, सोल्जर्स, उनकी फैमिली, रूलर्स एंड किंग्स, किंग की फैमिली। ठीक है, तो अब दिल्ली सुल्तान जो है उन्होंने क्या था, गैरिसन टाउन से एम्पायर बनाया था। अब गैरिसन टाउन से एम्पायर कैसे बनाया था, ठीक है, एम्पायर कैसे बने, ठीक है। अब पहले तो क्या होता था, वो लोग जो है एक अपने अपने जो है किले के अंदर मान लो वहां रहते थे, ठीक है। वहीं पे ही मैंने आपको बताया उनका मार्केट वगैरह सब कुछ वहीं था, ठीक है। तो जो दिल्ली सुल्तान का जो रूल था वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही था, उस गैरिसन टाउन में ही था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये आपका दिल्ली है, इसके चारों तरफ जो है इन्होंने किलाबंदी कर दी, तो दैट मीन्स ये कौन सा क्या हो गया, गैरिसन टाउन हो गया, ठीक है। तो अब दिल्ली सुल्तान इसी के अंडर में रूल करते थे, ठीक है। जो गैरिसन वो लोग जो है इसी के अंदर, इधर तक ही जो है इनका जो रूल था लिमिटेड था, ठीक है। बाहर इतने सारे सारे जो उनके आसपास के एरियाज थे वो वहां पे जो है रूल वगैरह नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे जो है कैद होके बैठे है ना, तो उनके लिए बाहर जाके कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। यानी कि अगर दिल्ली के जो आसपास का एरिया है, ठीक है, जैसे ये दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, अगर वहां पे उनके लिए जो है जो रूल करना, वहां पे उनका ध्यान रखना, कंट्रोल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, अब बिकॉज दिल्ली, अब जो जिस एरिया में वो रह रहे हैं, जिसको हम गैरिसन टाउन बोलते हैं, ठीक है, वहां पे वो रह रहे हैं अंदर, बट सारी चीजें तो वहां पे अवेलेबल नहीं है उनके पास, है ना। तो कुछ चीजें उनको बाहर से लाके भी सप्लाई होती थी, जैसे जो ट्रेडिंग, जैसे जो मिल्क वगैरह हो गया, ठीक है, कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज हो गई, वो सारी उस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो उनको जो है बाहर के एरियाज पे डिपेंड रहना पड़ता था, जो उनके आसपास छोटे छोटे एरियाज थे ना, उनके ऊपर उनको डिपेंड रहना पड़ता था, ठीक है। ये आपका गैरिसन टाउन है, अब यहाँ पे और भी छोटे छोटे एरियाज हैं, ठीक है। तो अब इनको जो है इस, बिकॉज ये फोर्टिफाइड है, एक बंद जगह पे रह रहे हैं, तो उनको बाहर कुछ भी जो लाना था बाहर से जाके, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी उनको, है ना। तो कभी कभी वो क्या करते थे, वहां पे ट्रेडिंग करके वहां के लोगों के साथ जो है अपनी गुड्स एंड सर्विस को चालू रखते थे, ठीक है। या कभी बाहर के जो इस एरिया के जो लोग हैं, कभी इस गैरिसन टाउन में उनसे मिलने आ जाते, तो उनको एक ट्रिब्यूट यानी कि जो गिफ्ट की फॉर्म में कुछ देते, या फिर क्या करते ये लोग, कभी यहाँ पे जाके इन एरियाज में लूटपाट करके आते, ठीक है। अब क्योंकि ये एरियाज इनके अंडर में नहीं थे, है ना, तो उनको ये सब करना पड़ता था, उनको वेट करना पड़ता था, या तो वो लूट कर आए वहां से कुछ, या यहाँ के लोग आके इनको कुछ गिफ्ट करे, ठीक है, या वो कुछ ट्रेडिंग का प्रोसेस हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा था, इनका जो कंट्रोल है वो काफी लिमिटेड हो रहा था, बिकॉज उनको और भी बहुत कुछ चीजें चाहिए थी बाहर छोटे छोटे एरियाज से, ठीक है। तो अब वो क्या चाहते थे, वो अपना जो कंट्रोल है वो इस गैरिसन टाउन से हटा के, यानी कि बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। यानी कि वो उनके आसपास के जो एरियाज हैं वहां पे भी वो चाहते थे कि वो अपना कंट्रोल स्टार्ट कर दे। सो द सुल्तान सेंडम कंट्रोल्स द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज। अब हिंटरलैंड क्या होता है, यानी कि जो इस गैरिसन टाउन है ना, ये जो गैरिसन टाउन है, इसके जो आसपास का जो एरिया है उसको हिंटरलैंड कहा गया, ठीक है। द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और अ पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गैरिसन टाउन के आसपास का एरिया, ठीक है, जो उनको कुछ सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज, ठीक है। ये दिल्ली है, ठीक है, इसके आसपास एडजेसेंट में जो ये छोटे छोटे जो एरियाज आ रहे हैं, है ना, इनको हिंटरलैंड कहा जाता है। तो अब जो हमारा दिल्ली का गैरिसन टाउन था वो सारा इस पे डिपेंड करता था, इन छोटे छोटे एरियाज पे, है ना, जस्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब ये चाहते थे कि हम लोग इस एरिया पे भी कंट्रोल कर लें, अपना एरिया जो है और बढ़ा लें, ठीक है। तो ताकि जो है दिल्ली के अंदर जो, यानी कि हमारे जो गैरिसन टाउन के अंदर है, वो चीजों का सप्लाई जो है अच्छे से होता रहे, ठीक है। बिकॉज इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं इन इन छोटे छोटे टाउन्स पे ही डिपेंड कर रहे थे, जिनको हम इंटरलैंड कहते हैं, है ना। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो जो है इस पे कंट्रोल कर ले, ठीक है। तो वो अपना जो है एक्सपेंशन करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे इन आसपास के एरियाज पे, ठीक है। सो sultans rarely went heavily fortified towns occupied by garrison. The sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore depend upon the trade, tribute or plunder for supplies. मैंने अभी आपको बताया कि वो किस पे डिपेंड रहते थे, हिंटरलैंड यानी कि छोटे छोटे एरियाज पे डिपेंड रहते थे गैरिसन टाउन के आसपास, है ना।
तो अब वो क्या करना चाहते थे, वो हिंटरलैंड पे कंट्रोल करना चाहते थे। तो अब कंट्रोल करने में भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि वो इजीली उन्होंने चाहा कि वहां पे जाके हम एक्सपेंशन कर लेते, अपना राज कर लेते तो हमें इजीली मिल जाएगा, नहीं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। इनफैक्ट एक नहीं, काफी प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, अब काफी प्रॉब्लम्स आई थी, तो क्या प्रॉब्लम्स थी थोड़ा सा हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो गैरिसन टाउन था, अभी हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अब दिल्ली सुल्तान के अंडर में और भी 2-3 गैरिसन टाउन थे। ठीक है, अब वो क्या थे वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है, 2 गैरिसन टाउन थे, कौन से थे, एक बंगाल था, एक सिंध था। ठीक है, जो कि दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर था। अगर यहाँ पे आपका दिल्ली का गैरिसन टाउन है, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंध हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका बंगाल वाला गैरिसन टाउन। ठीक है, ये तीनों गैरिसन टाउन है। अब दिल्ली सुल्तान के तीनों गैरिसन टाउन है, ठीक है, बट दिल्ली सुल्तान क्या है, सिर्फ दिल्ली में ही बैठ के राज करती है ना। यहाँ सिंध टाउन, सिंध गैरिसन टाउन में जाना और बंगाल गैरिसन टाउन में जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। ठीक है, तो अब पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो वो क्या करते थे, किसी लोकल गवर्नर को अपॉइंट करते, है ना, या तो वो लोकल गवर्नर को अपॉइंट करते, और या फिर ये होता कि उनको खुद यहाँ से वहां मूव करना पड़ता। अब उस टाइम में तो क्या थे, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स वगैरह नहीं थे, तो वो इतना इजीली मूव नहीं कर पाते थे, तो जो दूर दूर के गैरिसन टाउन है वो उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते थे। ठीक है, यानी कि जो उनका जो कंट्रोल है ना वो अच्छे से नहीं हो रहा था गैरिसन, बाकी के जो गैरिसन टाउन है, बट बिकॉज वो क्या करते थे, मेन तो दिल्ली में ही बैठते थे। ठीक है, तो बाकी गैरिसन टाउन के लिए पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। तो इन्होंने क्या सोचा था कि हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ के जो बीच का जो एरिया है जो हमसे छूटा हुआ है उसको भी हम अपने अंडर में कर ले, या हम इतना एक्सपेंशन कर ले कि यहाँ से वहां ट्रैवल करने में, मूव करने में हमें इजी हो जाए। यानी कि हम इन तीनों गैरिसन टाउन को इतना अच्छे से मिक्स कर दे, कंसोलिडेट कर दे कि हमें जो है प्रॉब्लम नहीं होगा इस पूरे एरिया में राज करने में, क्योंकि ये 3 टाउन्स तो उनके थे ही, बीच बीच में जो थे वहां पे उनका रूल नहीं था, है ना। तो अभी क्या चाहते थे, कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जो इनके जो तीनों गैरिसन टाउन है वो एक साथ कंसोलिडेट हो जाए, ऐड हो जाए, मिक्स हो जाए, यानी कि पूरा ये एक ऐसा रास्ता फॉर्म कर ले जिससे क्या हो, इनका आना जाना इजी हो जाए, कंट्रोल करना इजी हो जाए। तो कुछ इस वजह से भी जो है वो एक्सपेंशन यानी कि कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, तो अब कंट्रोल करने में भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, रिबेलियन, अब फर्स्ट क्या है, रिबेलियन। रिबेलियन, अब जैसे मैंने बताया आपको कि लोकल यहाँ पे गवर्नर्स वगैरह को अपॉइंट कर लेते, जैसे हमने पढ़ा था समंताज और महासमंताज वाला, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या करते, वो अगर किसी को अपॉइंट कर लेते, है ना, अगर किसी लोकल गवर्नर को रख लेते कि भाई ये तुम संभाल लो, मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा तो तुम ध्यान रखो, ठीक है, बट तुम्हें काम वैसे ही करना है जैसे मैं बोलूंगा। और यहाँ के जो राजा यानी यहाँ का जो लोकल गवर्नर है वो बोल दे कि नहीं, मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगा, आपको जो करना है आप करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो यहाँ पे ध्यान नहीं रखने वाला। यानी कि एक वो क्या कर रहा है, उसको मना कर रहा है, रिबेल कर रहा है राजा के अगेंस्ट कि नहीं, मैं तो गैरिसन टाउन को संभालने नहीं वाला, आप ये संभालिए, है ना। तो राजा को डर था कि कहीं कोई ऐसा ना कह दे, ठीक है, या राजा को ये डर था कि कहीं कुछ वॉर अगर हो जाता है बाकी के गैरिसन टाउन पे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ से वहां आना, है ना। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, जब अगर वो उसको मतलब ये आपको रीजंस दे रहा है कि राजा क्यों चाहता था कि वो सबको कंसोलिडेट कर ले, सारे टाउन्स को, या एक साथ इकट्ठा कर ले। तो फर्स्ट इज रिबेलियन, यानी कि वहां पे रिबेल कर दे वो जाके लोकल गवर्नर की नहीं, मैं नहीं संभालूंगा, या वॉर की वजह से, है ना, कि अगर कोई हमला कर दे बाकी के गैरिसन टाउन पे और राजा वहां पे ना हो तो मुश्किल हो जाएगी। इवन बैड वेदर कंडीशन जो है कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन होगी, यानी कि अगर बैड वेदर होगा तो जो कम्युनिकेशन चलता है इन तीनों गैरिसन टाउन्स के बीच में उसमें भी वो भी इफेक्टेड होगा, प्रॉब्लम देगा। क्योंकि अब उस टाइम पे कम्युनिकेशन कैसा होता था कि यहाँ से किसी को भेजते थे, है ना, कोई मतलब कोई लोग ही जाते थे, पर्सन ही चाहते थे यहाँ से वहां ट्रैवल करके, मूव करके, एक मतलब कोई क्या मैसेज दे रहा है उसको आगे जाके पास करना, क्योंकि टेलीफोन्स और मोबाइल फोन्स उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। तो वहां पे जो एक मैसेंजर यानी कि एक पर्सन होता था वो जाता था और कम्युनिकेशन में हेल्प करता था। तो वो कह रहा था कि अगर कभी बैड वेदर कंडीशन हो जाती है तो उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी नहीं हो पाता था अच्छे से। ठीक है, और एक और चीज की बात करी गई है यहाँ पे, मंगोल इन्वेंशन। ये मंगोल इन्वेंशन क्या है ये हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये भी एक मंगोल इन्वेशन फ्रॉम पाकिस्तान, ये भी एक प्रॉब्लम थी जो उस टाइम के दिल्ली मतलब दिल्ली सुल्तान के सामने आ रही थी।
कि वो ये मान रहे थे कि अगर हमने बहुत जल्दी कंसोलिडेट नहीं किया या कुछ ना कुछ नहीं किया तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी, और इनफैक्ट वो फेस कर भी रहे थे साथ साथ में, है ना। तो ये कुछ कुछ रीजंस थे जो वो चाहते थे कि हम सारे गैरिसन टाउन्स को इकट्ठा कर दें, कंसोलिडेट कर दें, और जब वो सारे जो गैरिसन टाउन है कंसोलिडेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे क्या बनेगा, एम्पायर ही बनेगा, है ना। क्योंकि उनका एक्सपेंशन पर्टिकुलरली क्या था, सिर्फ छोटे छोटे एरियाज पे था, है ना। ये सिर्फ गैरिसन टाउन ये है, फिर कुछ दूरी पे ये वाला टाउन था, कुछ दूरी पे ये वाला टाउन था। अब वो क्या चाहते थे, ये वाले जो एरियाज आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो गैप आ रहा है यहाँ पे, जो भी एरियाज आ रहे हैं इन पे भी वो कंट्रोल करना चाहते थे। तो वो अपने यानी कि जो नियर एरियाज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड बोलते हैं, ये लोग वहां पे भी अपना कंट्रोल करना चाहते थे, एक्सपेंशन करना चाहते थे, जिससे वो इजीली जो है सब ये वाला जो गैरिसन टाउन है इसके साथ इसको मिक्स कर दें, कंसोलिडेट कर दें। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उनको फेस हो रही थी, उनके सामने आ रही थी। ठीक है, तो वो क्या क्या थी, रिबेलियन था, रिबेलियन यानी कि रिबेल कौन करता, लोकल गवर्नर्स करते, वॉर या बैड वेदर कंडीशन, और एक मंगोल इन्वेशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उस टाइम पे उनको उनके सामने आ रही थी, कि उनको ये लग रहा था कि अब तो हमें कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा। ठीक है,